What if letting go was the only way to hold on? What if the shadow you fear is the one guiding you home? क्या बेकार की जिंदगी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है या किसी को बोला है? अगर ऐसा किया है तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज जिस फिलॉसफी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करती है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और मोरल चॉइसेस की. Born in ancient Greece, lived through Roman emperors, and that still speaks in the quiet mind of people across the world, this philosophy is known as Stoicism. खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां. मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता. ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है जिसमें प्रोमीथियस, वन ऑफ द ग्रीक टाइटन्स, भगवान से आग चुराकर इंसानों के लिए ले आते हैं. ज़्यूस, द किंग ऑफ गॉड्स, इस बात से प्रोमीथियस पे बहुत नाराज हो जाते हैं. उसको सजा मिलती है. ज़्यूस उसे एक पत्थर से बांध देते हैं एंड उसको श्राप देते हैं कि हर दिन एक चील आएगा और तुम्हारे लीवर को खाएगा और तुम्हारा लीवर हर दूसरे दिन रीजनरेट हो जाएगा. एंड प्रोमीथियस इज लाइंग देयर इन डीप पेन, every day suffering the same kind of torture, and then one day there is a sudden wave of realization washing over him. उनको समझ में आता है कि मैं ज़्यूस के गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मेरे रिएक्शन पे, मेरे इमोशंस पे मैं ज़रूर कंट्रोल कर सकता हूँ. And then with that thought, he builds a wall of endurance within himself and remained unbroken till the end. This story could be a myth for sure, पर अगर इसको हम एक प्रैक्टिकल लेंस से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि हर इंसान अपने वर्जन के पत्थर से बंधा हुआ है. कहीं लोग अपने जॉब में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है, तो कहीं लोग इमोशनल या फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं जो हर दिन रिपीट होता है. जैसे प्रोमीथियस का लीवर हर दिन रीजनरेट होता था, ऐसा नहीं लगता कि हमारी तकलीफ़ें भी हर दिन, मतलब हर रात के बाद रीजनरेट हो जाती हैं. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस सिचुएशन को हम चेंज भी नहीं कर सकते. जैसे प्रोमीथियस ज़्यूस के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता था, हम अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस को नहीं कंट्रोल कर सकते. पर हाँ, एक चीज़ हमारे कंट्रोल में हमेशा होता है, हमारा रिएक्शन. Exactly. और जब तुमने बोला कि प्रोमीथियस ने वो वॉल ऑफ एंड्योरेंस बिल्ड किया अपने अंदर, आई थिंक दैट्स द रियल टर्निंग पॉइंट. लाइफ में कभी कभी हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, हम साइलेंटली रेजिस्ट करते हैं. हम अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बनाते हैं जो दुनिया को दिखती नहीं है, पर हमको हमेशा मुश्किल सिचुएशंस में संभाल के रखती है. और शायद फील द फील का ये सेगमेंट भी उनके लिए हो जो हर दिन वही चील झेल रहे हो, जो टूट रहे हैं पर बिखर नहीं रहे, जो हर दिन वही जिंदगी जी रहे हैं पर उसमें से एक छोटी सी रोशनी ढूंढ रहे हैं. उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे. जन्म मरण का ये है सपना, ये सपना बिसरा दे. कोई न संग मरे मन रे, तो कहे न धीर धरे. ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका
रहे ना ढेर धरे। स्टोइसिज्म के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है द डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, which was given by a slave and philosopher Epictetus. This principle separates life into two categories: the things we can control and the things we cannot control. Epictetus ने कहा था कि some things are up to us and some are not. और ये बात ना, ये एक फिल्टर है जो हमें क्लैरिटी देता है कि हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारे चॉइसेस हमारे हाथ में है, पर दुनिया का रिएक्शन, समय का फ्लो और डेस्टिनी, ये सारी चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हम अपनी सारी एनर्जी गलत जगह लगाते हैं, जैसे लोगों की सोच बदलने में, तो फिर हम हमेशा ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। जबकि स्टोइसिज्म हमें ये समझाता है कि असली विजडम अपने अंदर के कंट्रोल को पहचानना है और बाहर के अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स को भी एक्सेप्ट करने में है। And I think it's perhaps one of the greatest principles to follow in our life. हम हर दिन इतनी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस करते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, काम का रिजल्ट क्या होगा, किसी ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ट्रैफिक क्यों है इतना और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती भी नहीं है। और एपिक्टेटस का ये कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल का ये जो डिफरेंशिएशन है, मुझे सिर्फ एक फिलोसफिकल बात नहीं लगती, मुझे इट फील्स लाइक अ टूल। मतलब मेरे लिए ये एक सर्वाइवल टूल जैसा है। सोचो, एक स्लेव होने के बावजूद उसने ये समझा कि अगर हम अपना फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर रखेंगे जो हमारे हाथ में है, तो हम अंदर से फ्री हो सकते हैं, इवन इफ बाहर से बंधे हुए हों। एंड नो वंडर ही वेंट ऑन टू बिकम अ फिलोसोफर। और ये प्रिंसिपल मुझे गीता के उस टीचिंग की याद दिलाती है जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और अगर इसे मैं और गहराई से देखूं तो मुझे समझ आता है कि कंट्रोल एक इल्यूजन भी है और एक लिबरेशन भी। इल्यूजन इसलिए क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, पर स्टोइसिज्म और गीता दोनों ही कहते हैं कि दुनिया अपने नियम से चलती है। और लिबरेशन इसलिए क्योंकि जब मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बाहर की चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो मुझे अपने अंदर एक आज़ादी सी मिल जाती है। मुझे लगता है कि कंट्रोल का मतलब है अपने अंदर एक एंकर बनाना, और जो मुझे हर एक स्टॉर्म में स्टेबल रखे। बाहर की हवा चाहे जैसी भी चल रही हो, लेकिन अगर अंदर का एंकर मजबूत हो ना, तो मैं अपनी बोट को संभाल सकती हूँ। आज भी अगर हम इस सिंपल प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो जिंदगी थोड़ी हल्की लगती है। ट्रू, ये थॉट एक शील्ड बन जाता है अगेंस्ट अननेसेसरी सफरिंग। और जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो हम उनका वेट उठाना बंद कर देते हैं। तो अब से ट्रैफिक में डोंट जस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ऑल्सो फॉलो द डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। कभी कभी लगता है ना कि हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं, हमारे कैलेंडर, गोल्स, रूटीन्स, पर फिर एक छोटी सी चीज़ ना सब उल्टा कर देती है। कोई मीटिंग कैंसिल हो जाती है, कोई रिश्ता अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता है, या कोई प्रमोशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो हमें मिलता नहीं, या कभी कभी ना खुद से ही हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। या देखो, एक सच तो ये भी है कि कभी कभी हम कंट्रोल करने वाली चीज़ों में भी थक जाते हैं, और तब लगता है मैं इतना एफर्ट तो डाल रहा हूँ, अब और क्या करूँ। और तब एक थॉट आता है, थोड़ा डीपर, थोड़ा सॉफ्टर, फेट, which takes me to one more principle of stoicism called amor fati, जो बात करती है love for fate पे, and emphasizes living in harmony with nature and also accepting what we cannot control. इनफैक्ट इस फिलॉसफी की हिस्ट्री ना ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस अमोर फाती प्रिंसिपल का ओरिजिनेशन भी उसकी हिस्ट्री से ही इंस्पायर्ड है। बिल्कुल, वो स्टोरी तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस हमारे फिलॉसफी का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। प्लीज नरेट दैट स्टोरी फॉर अस। श्योर। सो ज़ीन ऑफ सीटियम की लाइफ एक सक्सेसफुल मर्चेंट की थी। टायरन पर्पल डाई बेचते थे वो, जो सिर्फ रॉयल्स ही अफोर्ड कर सकते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर एक दिन फेट ने इंटरवीन किया। उसकी शिप, सारा माल, सब कुछ समुद्र में डूब गया। एक सेकंड में सब चला गया, और वो एथेंस में फंस गए, बिना पैसों के, बिना किसी प्लान के। अब ना यहाँ से जो हुआ वो रिमार्केबल है। ज़ीनो ने उस लॉस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। बुक स्टोर्स एक्सप्लोर करने लगे, सोक्रेटिस की किताबें पढ़ी, और एक दिन एक बुक सेलर से बोला, मुझे उन लोगों से मिलना है जो सोक्रेटिस को फॉलो करते हैं। और वहाँ से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई।
फिलोसफर्स के साथ पढ़ा, उनके साथ सीखना और फिर अपना पाथ बनाया। और जब उसने स्ट्रीट के एक कॉलोनिड स्टोआ में टीचिंग शुरू की, तब उसकी फिलॉसफी का नाम पड़ा स्टोइसिज्म। एंड दैट इज़ वाई जब हम आमोर फाटी की बात करते हैं तो जीनो की स्टोरी उसका एक लिविंग एग्जाम्पल बन जाती है। उसने अपने फेट को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, उसने एम्ब्रेस किया, उस लॉस को एक नई शुरुआत बनाई। और शायद इसलिए स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स में ये बात इतनी गहरी है कि जो हो रहा है वो नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है, और अगर हम उसे रेजिस्ट करने के बजाय उसके साथ फ्लो करें तो हम अपने आप को अंदर से फ्री कर देते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। आमोर फाती सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक एटीट्यूड है जो कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा उससे हम प्यार करेंगे। और शायद ना यही रीजन है कि स्टोइक्स कहते थे कि वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जैसे वेल्थ, फेम, प्लेजर एंड इवन हेल्थ, ये सब लाइफ की एक्सेसरीज है, लेकिन असली एसेंस नहीं, क्योंकि ये सब ना टेम्पररी है, फ्रेजाइल है और हमारे कंट्रोल में नहीं होते। पर वर्च्यू टाइमलेस है, वो हमारा कैरेक्टर डिफाइन करता है, और फॉर्च्यून या फेट उससे छीन नहीं सकते। मार्कस ऑरेलियस ने एक लाइन में सब कुछ कह दिया था कि वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। P1 एग्जैक्टली। वर्च्यू एक मॉरल कंपस की तरह है जो हमें और तुम्हें हर केओस में गाइड करेगा। स्टोइक्स ने 4 पिलर बताए: विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस। विजडम हमें ट्रुथ और इल्यूजन में फ़र्क सिखाता है, जैसे वर्क प्लेस में शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय इंटीग्रिटी चूज करना। करेज हमें फियर और एडवर्सिटी फेस करने की हिम्मत देता है, जैसे अनपॉपुलर सच बोलना या जस्टिस के लिए खड़े रहना। जस्टिस हमें फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ एक्ट करना सिखाता है कि चाहे एक्सप्लॉयटेशन हमें बेनिफिट ही क्यों ना दे। और टेम्परेंस हमें डिज़ायर्स को बैलेंस करना सिखाता है कि फॉर एग्जाम्पल कि प्लेजर्स एंजॉय करो बट इनस्लेव मत हो जाओ उनसे। और स्टोइक्स कहते हैं कि एक्सटर्नल न्यूट्रल होते हैं। वेल्थ, फेम, प्लेजर खुद में ना अच्छे होते हैं ना बुरे, वो हमारे यूज़ पर डिपेंड करता है। True. एक रिच इंसान शायद से अंदर से खोखला हो, एक फेमस इंसान बिना जस्टिस के हॉलो होता है, और एक प्लेजर सीकर बिना टेम्परेंस के इनस्लेव होता है। वर्च्यू ही वो फिल्टर है जो इन एक्सटर्नल्स को टूल बनाता है, ट्रैप्स नहीं। ये वर्च्यू वाली बात मुझे रामायण की याद दिलाती है, जब श्री राम ने राज्य छोड़ दिया था पर धर्म नहीं। उन्होंने अपने कंफर्ट और फेम को सैक्रिफाइस किया पर अपने वर्च्यू पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि करेज और जस्टिस के साथ जीवन जीना ही असली जीत है। और अगर मैं अपने डिसीजंस में फेयरनेस रखूं और विजडम रखूं तो चाहे दुनिया मुझे रिकॉग्नाइज करे या ना करे, मैं अपने अंदर विक्टोरियस फील कर सकता हूं, राइट? हाँ, वो विक्ट्री एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होगी बट सेटिस्फाइंग होगी आई थिंक। जैसे सोक्रेटिस ने अपने ट्रायल में अपना स्टैंस नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें डेथ सेंटेंस ही क्यों ना मिला हो। सोक्रेटिस ने अपने वर्च्यू को अपने जीवन से भी बड़ा माना। सही। और अगर मैं अपने लाइफ की बात करूं तो मुझे लगता है वर्च्यू एक एंकर है मेरे लिए। ऑफिस पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया वैलिडेशन या मटेरियल सक्सेस मुझे टेम्पररी लगते हैं, टेम्पररी हाइज दे सकते हैं, पर अगर मैं अपने कॉन्शियंस के साथ अलाइंड हूँ, अगर मैं अपने कलीग्स के साथ फेयरनेस रखता हूँ, अपने फैमिली के साथ जस्टिस करता हूँ और अपने डिज़ायर्स को टेम्परेंस के साथ बैलेंस करता हूँ, तभी मैं अपने अंदर एक शांति फील कर पाता हूँ। वर्च्यू मुझे ये समझाता है कि असली जीत वो है जो अंदर होती है, ना कि वो जो दुनिया अपलॉज के साथ दिखाती है। चाहे वो श्री राम हो, सोक्रेटिस हो या फिर मार्कस ऑरेलियस, सब एक ही बात कहते हैं कि जीत वो है जो हमें अपने कॉन्शियंस के साथ खड़ा रखे, चाहे दुनिया हमें हारा ही क्यों ना समझे। इसलिए स्टोइसिज्म कहता है कि हर ऑब्स्टिकल एक अपॉर्चुनिटी है अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाने की। ट्रेजेडी और फेलियर तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, तुम्हें बनाते हैं। स्टोइक्स बिलीव करते हैं कि हर एक हार्डशिप एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है और उन्हें रेजिस्ट करने के बजाय उनको एम्ब्रेस करना चाहिए। True. मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। मतलब जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें ग्रो करता है। रेजिलियंस का मतलब है अपने अंदर एक ऐसी शक्ति डेवलप करना जो हर सेटबैक को एक स्टेपिंग स्टोन बना दे।
जैसे एक वॉरियर अपने स्कार्स को अपनी स्ट्रेंथ का सिंबल समझाते हैं, वैसे ही एक स्टोइक अपने फेलियर्स को अपना ग्रोथ का प्रूफ समझाता है। बिल्कुल, जैसे एक तलवार को घिस-घिस करके शार्प किया जाता है, मुझे लगता है हार्डशिप्स हमें पॉलिश करते हैं। हमारे फेलियर्स हमें पेशेंस और स्ट्रेंथ सिखाते हैं। अगर मैं अपने स्ट्रगल्स को सिर्फ पनिशमेंट समझता तो शायद मैं हमेशा विक्टिम प्ले करता। पर जब हम उन्हें एक ट्रेनिंग ग्राउंड समझते हैं तो हम अपने अंदर एक वॉरियर को देखते हैं। सच। जैसे सोक्रेटिस ने अपने ट्रायल में कामनेस दिखाई, डेथ सेंटेंस के सामने भी उन्होंने अपने वर्च्यू और विजडम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपने हार्डशिप को एक अपॉर्चुनिटी बनाया अपनी फिलॉसफी को इमॉर्टल करने का। और अगर मैं अपने कल्चर से देखूं तो मुझे महाभारत या रामायण के हीरोज याद आते हैं। अर्जुन को बैटलफील्ड में अपने डाउट्स और फियर्स को फेस करना पड़ा, पर वही उनकी रिजिलियंस थी जो उन्हें वॉरियर बनाती थी। श्री राम ने भी एग्जाइल या अपना राज्य छोड़कर चले गए, धर्म का मार्ग अपनाया। ये सब एग्जाम्पल्स मुझे दिखाते हैं कि हार्डशिप्स हमें तोड़ते नहीं, इनफैक्ट हमें बनाते हैं। इसलिए हमें अपने हार्डशिप्स को कर्स की तरह नहीं लेना चाहिए, ब्लेसिंग्स की तरह लेना चाहिए, क्योंकि शायद वो हमें वो इंसान बना देते हैं जो बनने के लिए हम डेस्टिन्ड हो। एग्जैक्टली। इसलिए स्टोइसिज्म भी कहता है कि इवेंट्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारा रिएक्शन हमेशा हमारे हाथ में होता है, और इसी चॉइस से हम अपनी रियलिटी शेप करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था कि इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। मतलब एक सिचुएशन अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग रियलिटी बन जाती है। वो अपनी सोच और अपने रिस्पॉन्स से उसे इंटरप्रेट करता है। जैसे बारिश किसी के लिए रोमांटिक और किसी के लिए डिप्रेसिंग। इवेंट सेम है पर मीनिंग अलग हो चुका है। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं कि तुम्हारी माइंडसेट तुम्हारी दुनिया बनाती है, और तुम्हारे अंदर एक फिल्टर होता है जो डिसाइड करता है कि तुम किसी चीज़ को कैसे देखते हो। और अगर वो फिल्टर रिजेंटमेंट और नेगेटिविटी का है तो हर एक इवेंट तुम्हें विक्टिम बनाता है, पर अगर वही फिल्टर विजडम और रेजिलियंस का है तो हर इवेंट तुम्हें ग्रोथ का चांस देता है। बिल्कुल, मुझे लगता है रियलिटी एक ही है, बस उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। जैसे अगर हमें इंसल्ट मिले, हम उसे एक वूंड समझकर बिटर बन सकते हैं, या फिर उसे एक मिरर समझकर अपने ग्रोथ का चांस देख सकते हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी के इंसल्ट को पांडवों ने एक धर्मयुद्ध का नया मार्ग बना दिया। वो इंसल्ट एक ट्रेजिडी थी, पर उसने एक रिस्पॉन्स को जन्म दिया जो जस्टिस और धर्म के लिए फाइट बन गया आगे जाकर। मॉडर्न लाइफ में भी ये प्रिंसिपल उतना ही रेलिवेंट है। अगर मुझे ऑफिस में क्रिटिसिज्म मिले तो मैं उसे पर्सनल अटैक समझकर डिफेंसिव हो सकता हूँ, या फिर एक फीडबैक समझ के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। रिस्पॉन्स मेरा चॉइस है और वही मेरी डेस्टिनी शेप करता है। इसलिए स्टोइसिज्म मुझे ये सिखाता है कि इवेंट्स मेरे कंट्रोल में नहीं, पर उनके मतलब हमेशा मेरे कंट्रोल में है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिट्टी जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया स्टोइसिज्म, जिसमें बात हुई द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल पर। सोचो अगर सोक्रेटिस आपके किसी वीकेंड गेट अवे पर आपके साथ बैठा होता और यही प्रिंसिपल गा कर एक्सप्लेन करता, तो कैसे करता? जो हुआ है उस पे तू रोए क्यों, जो ना हुआ उस पे तू उदास क्यों। बुरा या अच्छा वक्त नहीं होता है, ये सिर्फ सोच है उसे समझ ले तू। नई शुरुआतों के किस्से लिखे तू, नई उम्मीद में जी के देख तू। जो था जो है जो होगा वो हसीन है, हर जीना इसी का नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। ये एपिसोड की शुरुआत हुई थी एक सवाल से, व्हाट इफ लेटिंग गो वाज द ओनली वे टू होल्ड ऑन। तो बताइए, व्हाट डिड यू लेट गो ऑफ एंड फाइनली फेल्ट फ्री? Comment on the section below and follow us for more on Facebook, Instagram, Spotify and YouTube.
Until next time, feel the fill.